Hello everyone, welcome to Kavinama, your poetry and culture podcast. मेरा नाम क्षितिज है और मैं आपका स्वागत करता हूँ कविनामा सीज़न 1 के फाइनल एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे असीम अहमद अब्बासी के साथ। जानेंगे उनके दादाजी ने उनका नाम असीम ही क्यों रखा, some more Bollywood gossip and उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और कविनामा को भी, और कविनामा सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू जी। 1981 में मेरी पैदाइश हुई। मेरा मोहल्ला एकदम छोटा सा मोहल्ला, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल आम लोग रहते। 81 में जो समाज था, जो सोसाइटी थी वो था, उसके पीछे मेरा नाम हिंदी में रखा गया। अच्छा, मेरा नाम हिंदी में है। नहीं, असीम ठीक का है, मतलब लिमिटलेस, राइट? या तो अब क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में नाम रखने का था अरबिक और उर्दू का कल्चर, जी। तो वहाँ मुझे चारों तरफ ये लोग दिखाई देते थे जो मेरे पड़ोस में थे। वहाँ रहीम, करीम, जी। फरीद, चिराग, ये सब दिखाई देते थे। उनके पीछे मैं एक असीम था। जी। तो अब मेरे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। बच्चे मुझे बड़े परेशान करते थे, बोले ये कैसा नाम है तेरा। अच्छा। तो मैं अपनी वालिदा से जाके कहता था कि ये मेरा तुमने नाम क्या रख दिया हिंदी के अंदर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सब मैं मस्जिद में जाता हूँ पढ़ने के लिए, मदरसे में जाता हूँ पढ़ने के लिए, वहां पर एक मुसीबत मेरे साथ, वहां सब मिलते हैं मुझे, इमरान, इरफान, शाहिद, ये यहाँ मैं हसीम। जी। तो मेरी अम्मी इस बात पे बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने, मेरे दादाजी ने ये नाम रखा था, तो उन्होंने कह दिया अरे भाई मेरी जान मत खा, दादाजी से पूछ ले। और रेलवे में टीटी थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबा आपने मेरा नाम ये क्या रख दिया है। अच्छा। तो कहने लगे क्या तकलीफ है। तो मैंने कहा ये जो है ना, मुझे लोग बड़े छेड़ते हैं कि भाई ये इस्लामिक नेम नहीं है, ये मुस्लिम नेम नहीं है। अच्छा। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही जो उस वक्त मेरे समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आई कि बात कितनी बड़ी थी। अच्छा। कहने लगे कि बेटा नामों के मतलब होते हैं, मजहब नहीं होते। वाह, क्या बात है। तो बहुत उन्होंने मुझे उदाहरण भी दिया, बोला कि जब आज़ादी से पहले हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस जमाने में नाम हुआ करता था इकबाल सिंह, लेकिन जो दोस्त थे वो सरदार थे, जी। तो सिख थे। मेरे समझ में आई नहीं, मैं छोटा था, जी। तो मैं तो अपनी जिद में लगा रहा, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया। तो मेरी परवरिश उस तरीके से की गई कि मुझे हमेशा से ये फिल्टर रहा है, मेरे को किसी उससे डर नहीं लगा, किसी कल्चर से, बल्कि मैंने ये सीखा कि अरे इसमें से इसको सीखो, इसमें से बेहतरीन चीज देखो ना क्या है। जी। जी, बहुत कमाल अच्छे। की और ये आपका नाम जस्टिफाई भी करता है, वो असीम। तो आप उस लिमिट में बंधे नहीं, आप लिमिटलेस हो चुके हैं, चीज। राइट? तो वो सब बहुत अच्छा। मेरे उस माहौल को जाता है जिसमें मैं पला बड़ा। हालांकि मेरे चारों तरफ क्राइम था, लेकिन मेरे घर में सिर्फ किताबों की कीमत थी। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किताबों को जब राहबर कीजिएगा, जी। राहबर मतलब रास्ता दिखाने जी। वाला, जी। जी। तो किताबों को जब राहबर कीजिएगा, उजालों की जानिब सफर कीजिएगा। वाह, बहुत आप किताबें लीजिए, आप उजालों की तरफ उजालों की जाएंगे। तरफ जाएंगे, बहुत अच्छे। चलिए भाई, मैं गज़ल पढ़ना चाहूँगा जहाँ मैं किताबों का इम्पोर्टेंस मैंने दिखाने की कोशिश की थी। क्यों कहता है कि इस बेरंग ज़िंदगी में कुछ रंग ढूंढने चले, इस बेरंग ज़िंदगी में कुछ रंग ढूंढने चले, ताउम्र नज़्म गोई का सही ढंग ढूंढने चले। तो अब नज़्म गोई जो आपकी शायरी का सही ढंग है। और जो गालिब के फैंस हैं वो इस बात पर दाद देंगे कि दुश्वार तो था हर काम का आसान होना, दुश्वार तो था हर काम का आसान होना, एक गालिब की तरह रास्ता कोई तंग ढूंढने चले। हाँ भैया। और ये मीर तकी मीर से जब हमारी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि हाल तो हम भी न जाने थे उस मीर का, हाल तो हम भी न जाने थे उस मीर का, पर पत्तों से न पूछ गुल के संग ढूंढने चले। ये काफिया रदीफ उरूज का इल्म तो क्या था, पर इश्क में नाचता मखदूम मलंग ढूंढने चले। ये अब जब पंजाबी कल्चर की बात हो रही है, जब नहीं, बाबा मखदूम जो वारिस शाह के जो पीर थे, बाबा मखदूम, उनकी बात हो रही है। डोर तो कोई ना थी बाकी अब रोकने को, डोर तो कोई ना थी बाकी अब रोकने को, पर कैसे होते हैं एक बेडोर पतंग ढूंढने चले। और ये किताबों की जो बात हो रही थी, किताबें जैसे एक तरकश तीरों से लबालब, कि किताबें जैसे एक तरकश तीरों से लबालब, पर इस राह पर हम तीरों का खदंग ढूंढने चले। वो जो खदंग होता है, जो तीर बनते किससे हैं, लकड़ी से किससे जिससे बनाए जाते हैं, किताबें हैं। ये आपका एक इट्स अ ग्रेट इनपुट टू बी एबल टू राइट। चलिए, बाकी यहाँ से हम वापस आते हैं थोड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, और कुछ अच्छा। कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे। तो पहला तो ये कि
इंडस्ट्री में ऐसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, इन द सेंस कि कैसे लोग इन्वेस्टमेंट का कैसा रोल रहता है कि जो जिनके पास पैसा है, क्या वो एक क्या सिर्फ पैसा ही ज़रूरी है अच्छी फिल्म बनाने के लिए, या एक एक्सपीरियंस से तो मैं क्या कहूँगा, ये तो तमाम लोग जानते हैं, पैसे से तो कोई चीज खरीदी, हर चीज तो नहीं खरीदी जा सकती। जी और ऐसा नहीं है कि पैसे होंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी, और ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं होंगे उसके बावजूद भी अच्छी फिल्म बनेगी। ये तो एक बैलेंस की बात है अच्छा कि आपको जितना पैसा अच्छा जरूरी है, उतना ही अच्छा टैलेंट जरूरी है, उतनी अच्छी कहानी जरूरी है, उतनी अच्छी स्क्रिप्ट जरूरी है, उतने ही अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है, उतनी ही अच्छे प्रोडक्शन की जरूरत है, उतनी अच्छी तरीके से उसको पेश करने की जरूरत है। कोई भी एक चीज ज्यादा हो और बाकी चीजें कम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म अच्छी बनेगी, वो बैलेंस आउट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो वही है ना, वो भाई क्योंकि कई फिल्मों में देखा जाता है कि जैसे बाहर शूटिंग हो रही है किसी दूसरे मुल्क में, या उससे उस पैकेज में बेचा जाता है कि ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो उसे उस पैकेज में बेचा जाएगा, राइट? भाई हर चीज का अपना एक मोटो होता है। अच्छा बाजार में एक ही जो चीज होती है, कोई खाने की चीज देख लीजिए, जी कोई फिल्म की बात ना करें, किसी और चीज की बात करें, एक ही चीज की सैकड़ों हजारों कंपनियां मिल जाएंगी आपको। जी हर कंपनी वैसी एक चीज बना रही है, आइसक्रीम बना रही है, सारे आइसक्रीम बना रहे हैं, जी लेकिन क्वालिटी का फर्क होता है क्योंकि मोटो का फर्क है। किसी को बेचनी है जी तो जी वो उस हिसाब से अपने अपनी उसको कैटर कर रहा है कि भाई मैं तो रद्दी बना दूंगा, खराब आइसक्रीम बना दूंगा, लेकिन 1 रुपए से ज्यादा मैं नहीं बेचूंगा। कुछ लोगों का ये है कि मैं बाहर किसी को नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं क्वालिटी वाइज चीज रखूंगा, चाहे 50 रुपए की एक कस्टमर बेचूं। की नब्ज पकड़ने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या पसंद है, हमारा कस्टमर बेस क्या है और किसे हम बेचना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल यही है। वो आप जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको बुरा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो कोई वायदा नहीं करती हैं आपसे कि वो कोई आपको बहुत अच्छी फिल्म देने वाले हैं। वो वायदा कर ही नहीं रहे हैं, जी जी वो जी। आपको आपके लिए बना ही नहीं रहे हैं। वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको उसमें मजा आता है, वाह क्या और बात है भाई, बहुत जिनको अच्छा। उसमें मजा आता है वो आपकी अच्छी फिल्म, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं कोई इंटेलिजेंट फिल्म लेकर आऊं, तो वो देखेंगे नहीं, उनके समझ में नहीं आएगी वो। जी तो इस बहुत बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ये बिल्कुल लामानी बहस है। इस सब जी। आपका अपना टारगेट देखिए, आपका अपना मोटो देखिए, आप उन टीम बनाइए और वैसी फिल्म बना लीजिए। वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा। किस मैं इस पॉडकास्ट को ऐसा ब्लेमिंग बनाना भी नहीं चाहता कि वो किसी पे ब्लेम कर रहे हैं कि, और ये बहुत अच्छी सोच है कि प्रोडक्ट हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर, आपको जो समझ आता है आप उसके हिसाब से चलिए, राइट? नहीं ब्लेम, मैं ब्लेम आपको एक बात बताऊं कि ब्लेम तो बहुत खराब लफ्ज है। जी ब्लेम का हमको क्या करना है असल में, देखिए, एक पूरे यूनिवर्स में आप जी पूरे यूनिवर्स में चले जाइए, इस प्लेनेट को छोड़कर कहीं और चले जाइए, सारे नियम सारे रूल्स बदल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। सिवाय एक रूल के। सिवाय एक रूल जो यहाँ पर है, इस धरती पर है, वही अंतरिक्ष में मिलेगा, वही चांद सितारों पे मिलेगा। एक रूल जो कभी नहीं बदलेगा, जी वो कौन सा है? बताइए। आप जानते हो वो कौन सा है? नहीं भाई। वो रूल है बैलेंस। बैलेंस का? बैलेंस आपको जो यहाँ है, 10 किलो यहाँ है, दूसरी तरफ 10 किलो का सामान रखिए, वो बराबर रहेगा। आप किसी और जगह जाएंगे, वहां ग्रेविटी का उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इक्वली फर्क पड़ेगा। वो जी 10 किलो इधर 5 हो जाएगा तो उधर भी 5 ही हो जाएगा। अच्छा वो आप बैलेंस से कोई भी चीज आउट होती है तो वो चीज खराब हो जाती है। तो किसी को ब्लेम करना, आप बैलेंस से आउट हो रहे हो, आप छोड़ दो उसको, जी उसको जाने दो, आप अपने बैलेंस पे जाइए। आप इसका मतलब बैलेंस से आउट हो रहे हो, आप अपना काम कीजिए। तो चलिए अब हम आपकी नज़मों की बात करते हैं। जैसे आपने कागज़ फिल्म में, जी हाँ, नज़म लिखी थी मैंने। जी 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 जी, तो अगर आप उसे रिसाइट कर दें भाई अपने अंदाज में तो वो तो बड़ी मशहूर है, मेरी कहाँ अंदाज, उसके अंदर सीधे ही पढ़ता हूँ मैं तो उसको। अच्छा अच्छा मगर उसका एक किस्सा ये है अच्छा कि वो पहले फिल्म के अंदर थी नहीं। अच्छा जब वो फिल्म बन रही थी तब वो फिल्म के अंदर थी नहीं, अच्छा नज़म। तो मैं सतीश कौशिक साहब के साथ काम कर रहा था। सतीश कौशिक साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, जी मगर वो रेडियो का बड़ा मशहूर शो आया कर रहा था, उस शो को वो होस्ट करते थे, मैं उनकी स्क्रिप्ट लिखता था। अच्छा द फिल्मी कैलेंडर शो वो शो है उनका। अच्छा तो वो शो जो है मैं लिखा करता था और सर उसको प्रेजेंट करते थे। तो उस दौरान सर के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सर ने मुझको इस फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि यार तू गाने तो इसके लिख ही रहा है। मैं उसके गाने लिख रहा था। अच्छा मतलब ये चाहता हूँ कि जब शुरुआत हो तो इसकी नज्म से हो,
अच्छा और उसकी एंडिंग भी जो हो वो नज्म से हो, कि सतीश कौशिक साहब का टेस्ट जो था वो शायराना बहुत अच्छा था। अच्छा वो जमीन से जुड़े, हाँ वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे और जमीन से जुड़े हुई चीजों पे बहुत बात किया करते थे। मेरे पास सैकड़ों हजारों किस्से हैं उनके, अच्छा कि जिसपे हम उनकी बातें कर सकते हैं। कि मैंने उनके साथ 5 साल का वक्फा गुजारा है, लेकिन ये 5 साल में 25 साल के बराबर गुजारे हैं, क्योंकि मैं दिन भर ही उनके साथ घूमता रहता था। अच्छा वो शूट पे जाते थे तो मैं साथ ही में रहता था। हमने बहुत अलग अलग जगह शूट किए दिन भर में, क्योंकि वो रेडियो पे रिकॉर्डिंग करते थे, तो जितने शूट से वक्त मिलता था वो वापस वैनिटी में आए थे, तो कहते असीम चल रिकॉर्डिंग शुरू करें, अगला बता क्या एपिसोड है, क्या एपिसोड है, क्या डायलॉग्स है, क्या है। तो वो सब मैं करता रहता था, और फिल्म की प्लानिंग हम लोग करते रहते थे। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि यार इसके लिए नज्म लिख लाओ। तो मैंने नज्म लिख दी कागज, उन्हें बड़ी पसंद आई। अच्छा तो हुआ ये कि पहले शायद वही इसको प्रेजेंट करने वाले थे, पढ़ने वाले थे, अच्छा उन्हीं की आवाज में नज्म जाने वाली थी। लेकिन हुआ ये कि ये जहां तक मुझे उन्होंने बताया था कि हुआ ये कि वो शूट कर रहे थे सलमान खान साहब के साथ भारत। जी तो उस दौरान वहाँ बात हुई, तो उन्होंने फिल्म के बारे में बात की, तो सलमान साहब को वो कागज पसंद आई, तो उन्होंने प्रेजेंट की। जी तो जब मैं मुझको कहा गया तो ये वो नज्म जो है मुझे लिख कर दे दे, सलमान खान साहब के यहाँ पर प्रोडक्शन में जाएगी, तो स्क्रिप्ट जाएगी उसकी पूरी, तो नज्म भी जाएगी। तो वो नज्म फिर अटैच हो गई स्क्रिप्ट के साथ, उनके यहाँ गई। अच्छा तो वहां मेरे ख्याल से सलीम साहब की नजरों से गुजरी वो। अच्छा तो सलीम खान साहब ने उसे पिक किया। सतीश साहब से उस बारे में पूछा कि अच्छी नज्म लिखी, अच्छी, बहुत पसंद आई, बोला, और मेरा जिक्र किया, तो उन्होंने फिर मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा तो सलीम खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वो इस नज्म के सिलसिले में हुई थी। अच्छा और वहीं ये डिसाइड, उन्होंने, सलीम साहब ने शायद ये डिसाइड किया था कि इसको सलमान साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। ये बात सतीश साहब ने ही हम लोगों से जिक्र की थी। अच्छा अच्छा तो इस तरह से ये सलमान साहब की आवाज में फिल्म में आई। क्या बात है भाई। नहीं, मैंने पहली बार जब उसे सुना था, आई थिंक सतीश कौशिक साहब कपिल शर्मा शो में आए थे, और जब वो कागज जी की हाँ। प्रमोशन कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ी थी वहाँ पे, और मुझे बहुत प्यारी लगी, और मैंने तभी से देखना शुरू किया, अच्छा राइटर कौन है यार इसका, क्योंकि बहुत ही प्यारी लिखी है आपने कि कभी अखबार कभी खत कागज़, रोज़मर्रा की ज़रूरत कागज़, आने जाने की सहूलत कागज़, हाँ, जीने मरने की इजाज़त कागज़। वाह क्या बात है बहुत भाई। ज्यादा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसकी लास्ट जो आखिर लाइन है ना, वो मुझे बड़ी बड़ा, मैं छीन ले खेत घर जमी कागज, पोछे आंखों की भी नमी कागज, हर जगह यूं है लाजमी कागज, जैसे घर का है आदमी कागज, वाह 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 कुछ क्या कुछ बात। नहीं है वगैरह का कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बहुत अच्छे। आप घबराइए नहीं, अगर आपको इतनी पसंद है तो मैं अगली मेरी कागज 2 जो आ रही है, अच्छा वो भी उसमें भी कागज के ऊपर एक नज्म है। वाह 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 क्या बात है। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कागज़ 2 भी है, और आपकी और कौन सी फिल्में आ रही हैं अभी, और कोई लाइन में हो? तो अभी अनाउंस तो कागज 2 है, जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सॉरी, कागज़ 2 आपने सतीश कौशिक साहब के साथ ही शुरू की थी, या कौन उसे लीड कर रहा है अभी? नहीं, वो कागज टू हमने सतीश साहब के साथ ही शुरू की थी, और सतीश साहब जाने से पहले उसको कंप्लीट कर गए। डायरेक्शन सतीश सर का ही है, अच्छा और अनुपम खेर साहब उसके अंदर हैं। उसके बाद की 2-3 फिल्में हैं, लेकिन अभी उसके बारे में पक्का तौर पे मैं कह नहीं सकता बिना उसके इजाजत के। डेफिनेटली। बट या वी विश यू वेरी गुड लक कि जो भी फिल्में आ रही हैं वो आप सक्सेसफुल हों। और बहुत शुक्रिया। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं एज डायलॉग राइटर, तो मेरी फिल्म आई है, इसके बाद एज स्क्रिप्ट राइटर पूरी तरह से, अच्छा, स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर, वो मेरी कंप्लीट जो है वो फिल्म भी अंडर प्रोडक्शन है, वो आ जाएगी। चीज़ मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड में जो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं वो बिल्कुल अपने फ़न के बिल्कुल माहिर हैं, और कुछ अनएक्सपीरियंस लोग भी आते होंगे, कुछ जिन्हें या तो इंडस्ट्री का नहीं पता, या अपनी क्राफ्ट उनकी इतनी डेवलप नहीं है, तो उनसे कैसे डील किया जाता है, एज इन लाइक व्हाट चैलेंजेस, और आपके पास कैसी चुनौतियाँ आती हैं आपके आगे उसको से डील करने के लिए? सभी तरह के लोग आते हैं। वो भी आते हैं जो वाकई में मतलब किसी प्रोसेस से गुजर के आ रहे होते हैं, जिन्होंने जिंदगी को देखा हो रहा होता है, और वो भी आते हैं जिनके पास तमाम सहूलतें हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कुछ सीखा होता है। और वो भी आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा होता, लेकिन तमाम सहूलतें उनके पास, तो उस वजह से आ जाते हैं। अच्छा लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊं क्षितिज, आखिरकार है ना, आप किसी को जैक से कहीं काम दिलवा सकते हैं, लेकिन आप
कहेंगे कि पूरा भारत या पूरी दुनिया ही उसको सर उठा आंखों पे उठा ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। जी जो काम होता है वही बोलता है। मैं आपको एक वो बताता हूँ कि कैसे मतलब फनी इंसिडेंट था हम लोगों के लिए कि क्या क्या हुआ है। जिंदगी जो दिखा दे वो कम है मेरे भाई। तो वो एक्सपीरियंस लेकिन काउंट होता है। तो ये हमारे दोस्त, हम लोग जब अपने किस्से सुनाया करते थे, बैठ कर सुनाते हैं कि भाई ये आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, तो चलती है वो तमाम चीजें यार। तो बड़ा कमाल का किस्सा सुनने में आया कि हम लोग साथ में रहा करते थे, साथ में हमारे एक दोस्त था हमारा, वो सिनेमेटोग्राफर था। अच्छा तो शुरुआत में उसको कहीं बेचारा कहीं असिस्टेंट कैमरामैन पे उसको किसी की फिल्म कर रहा था, नई किसी बंदे की फिल्म कर रहा था। अच्छा वही उतनी थी लाइटमैन के साथ, लाइटमैन का असिस्टेंट बेचारा जो लाइट को मैनेज करता है। जी तो जी जी अब शॉट हुआ, बहुत अच्छा शॉट हुआ, ये हुआ वो हुआ, चलो क्लैपिंग, आप क्या करना है, आप क्या करना है, अब आप हीरोइन का शॉट लेना है, हीरोइन को डांस का शॉट है, अच्छा ठीक है सर, यहाँ शॉट लेना है, ठीक है ठीक है, चलो भाई सेटअप लगाओ, सेटअप। तो उन्होंने सेटअप लगा दिया, कैमरा लगा दिया, ये कर। बीच में ये किसी ने आके बताया कि भाई जो हीरोइन साहिबा है वो अभी उनको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। अच्छा तो डॉक्टर ने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो टाइम लगेगा, चलो छोड़ो छोड़ो, फिर एक काम करो, अगला शॉट ले लेते हैं, उनको टाइम लगेगा। तो अगला क्या है, बोले चांद का शॉट लेना है। अच्छा तो बोला अच्छा ठीक है, हाँ चांद निकला हुआ था, बोलो चांद को कैप्चर कर लो ऐसे ही। बोले ठीक है कैप्चर कर लेना, हाँ तो कैमरा लगा दो, कैमरा लगा दिया, ठीक है। उन्होंने कैमरा लगा दिया। डायरेक्टर साहब बोलते हैं पीछे से, हाँ सब रेडी है, हाँ रेडी है, हाँ तो ठीक है कैमरा ओके, हाँ ओके, हाँ लाइट्स। अब जैसे उन्होंने कहा लाइट्स, तो वो जो कैमरा मेरा दोस्त था असिस्टेंट, और वो जो लाइट वाला असिस्टेंट था, उसके तो सर के फ्यूज उड़ गया। जी मतलब चांद को लाइट कैसे देंगे, एग्जैक्टली चांद को लाइट कैसे दे सकते हो, वो सूरज के रिफ्लेक्शन से जी चमक रहा जी है। जी 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 वो डर के मारे, वो अब क्या करें। तो वो उसमें जो लाइट मैन लड़का था, उसने इशारे से मेरे कैमरामैन दोस्त से पूछा क्या करें। तो अच्छा उसने पलट कर जवाब दिया, तेरे पास दूसरी जॉब है। तो उसने कहा नहीं है। तो उसने कहा फिर दे फुल लाइट। तो कहा ठीक है, उसने और करके चांद की तरफ घुमा दिया, और फिर कैमरे पे रोल हुआ, शॉट हुआ, और फिर सबने ताली भी बजाई, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा टेक। अच्छा तो आप ये सोचिए कि क्योंकि डायरेक्टर साहब कहीं कहीं वो नीचे उससे आए होंगे ना। जी 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 ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे कई किस्से हैं कि आप देखेंगे कि यार ये इसको कुछ आया नहीं, लेकिन ये इतनी अच्छी जगह पे, इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा हुआ है, इतना कैप्टन ऑफ द शिप बन के बैठा हुआ है, या आपके सामने बॉस बन के ही बैठा हुआ है। ऐसा होता है। मैं जी नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं हम्म, नेपोटिज्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कि मैं नेपोटिज्म को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि नेपोटिज्म अगर होता तो मैं वहां पर नहीं होता, ये तो है मैं वहां पर नहीं होता। मुझे सतीश कौशिक साहब ने हर फिल्म में जी ऐसे वो किया है कि यार ये बहुत अच्छा लिखता है। मुझे सलीम खान साहब से जब मिलवाया था, तो सब लोगों के सामने यही कहा था, पूरे सब लोग बैठे हुए थे, बोला ये लड़का है जिसने वो नज्म लिखी है। और वो एक बार मैं जावेद साहब से मिला हूँ, जावेद अख्तर साहब के घर हम एक पार्टी में गए थे, कैफी आजमी साहब के याद में जश्न था। अच्छा सतीश साहब ने ये कहा था मेरे बारे में कि ये लड़का बहुत अच्छी शायरी करता है। अच्छा तो वो ठीक इंट्रोड्यूस करा है, रहे हैं आप आपको दूसरे लोगों से और जी हाँ, ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास काम अगर अच्छा है ना, तो वो आखिरकार तो वो टिकेगा। वो कोई ना टिकेगा कोई मेहरबान, कोई ना कोई रहनुमा, कोई ना कोई ऐसा, सब लोग एक जैसे नहीं है कि वो आपसे कहते हैं कि नहीं हम इनको चांस ही नहीं देंगे, ये गलत बात है। जी जी टिकेगा वही जिसमें दम होगा। ये तो है भाई ये तो तो है इंडस्ट्री जो है ना, वो चीज नहीं है कि आप अपने बच्चों को लाके बिठा दे, अगर वो ना अहल है तब भी वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एट लास्ट पब्लिक के सामने जब पिक्चर आएगी ना, तो वो बाहर कर देंगे कितना ही बड़ा आदमी का बेटा हो। जी 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 ओवर टाइम चांस, अपने आप वो सच्चाई सामने आ जाती है जो जो आप अब जो भाई एक्चुअली आप हैं चांस में जी दिखता है, उनमें वो क्वालिटी नहीं होगी तो वो नहीं होगा। बहुत वहाँ अच्छी बात क्वालिटी क्वालिटी वर्क होता है भाई वहां पर, वो क्योंकि वो पिक्चर जानिए बाहर 100 करोड़ लोग फैसला करेंगे उसका। जी 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 बिल्कुल बहुत अच्छे तो भाई वो कोई दुकान नहीं है कि किसी एक को दे दी जाए, वहाँ वही टिकेगा जिसमें दम होगा। जी क्या बात है और दम जो है वो जैक से नहीं मिल सकता ऐसे, और ऐसे बड़े चीजें हैं, मिलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे आपको। भाई जी जी फॉर श्योर भाई फॉर श्योर आपको दोबारा कभी इनवाइट करेंगे डेफिनेटली एपिसोड का रिकॉर्ड करने के लिए ये मेरे लिए पत्र की बात है। जब कागज़ 2 का या उसके बाद कुछ आएगा तो हम शायद करेंगे
डेफिनेटली जरूर मुझे खुशी होगी भाई, मुझे खुशी होगी। जी। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करने का, और बहुत ही हमें अच्छे और प्यारे किस्से आपने सुनाए, इंडस्ट्री के भी और पर्सनल भी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, और कि मैं आपके मार्फत वहाँ दूर अमेरिका में बैठे हुए लोगों से भी मुखातिब हुआ, और मेरी तरफ से सबको, सब सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, खुश रहिए, प्यार और दुआएं। थैंक यू एवरीवन।